Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज कौमी असम्बली का इजलास तो हुआ लेकिन तहरीके अदम एतमाद पेश ना हो सकी। सोमवार तक वो इजलास मौखिर कर दिया गया है। उधर सदारती रेफरेंस जो है उसकी समाअत भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी और बहुत से सवालात उठाए मुनहरिफ अरकान असम्बली के बारे में। उस पर भी कुछ बात करेंगे कि वहां पे आगे क्या होगा। इमरान खान साहब ने टीवी एंकर्स के साथ भी मुलाकात की। मुलाकात तो ऑफ द रिकॉर्ड रही लेकिन कुछ बातें जो हैं अब वो निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ उनके ऊपर भी बात करेंगे जहां पे उन्होंने मसलन ये मुबैना तौर पे कहा है कि वो कोई इदारों के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। उस पे भी बात करेंगे और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। सैयदी साहब से उनकी राय लेंगे। वेलकम सैयदी साहब। और ये बताइए कि आज तहरीके अदम एतमाद तो पेश नहीं हुई और अब जो है मंडे तक बात चली गई है। मंडे के बाद आगे अब क्या होगा? और देखिए, ये तो तवक्को थी। ऑपोजिशन को भी पता था कि आज कुछ नहीं होगा और ये पोस्टपोन हो जाएगी दुआ के बाद और मंडे पे जाएगी बात। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी हल्की सी प्रोटेस्ट की ऑपोजिशन ने, ज़्यादा जोर से प्रोटेस्ट नहीं किया कि आज ही करें। ऐसे लगता था कि ये तो तय हो गया है कि मंडे को ही होगा ये। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन ये भी समझ रही है कि स्पीकर साहब और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे मंडे के दिन, और कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त स्पीकर साहब बिल्कुल नॉन न्यूट्रल हुए हैं और वो अपने ऑर्डर्स ले रहे हैं इमरान खान से और प्रेसिडेंसी से। और इमरान खान प्रेसिडेंसी और स्पीकर एक ही सफ़े पे हैं और मिलके जो भी इक़दाम हो रहे हैं वो ये कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हो या स्पीकर के फैसले हों तो खान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, आपने देखा कि ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये कामयाब हो जाएगा और इसमें ज़्यादा तखीर नहीं होगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि स्पीकर पूरी कोशिश करेगा कि इसमें ऐसे कोई फैसले करे जिसके साथ ऑपोजिशन को तकलीफ हो या और वो फिर सोचे कि इसको चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। आपने देखा शुरू में जब ये चैलेंज नहीं किया उन्होंने, वो 14 दिन के बाद भी उन्होंने आगे 3-4 दिन ले लिए, ऑपोजिशन ने चैलेंज नहीं किया। अब भी उन्होंने मंडे के पे फेंक दिया है, ऑपोजिशन ने चैलेंज नहीं किया। ऑपोजिशन मेरा ख्याल चाहती है कि ये स्मूथली हो जाए, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो, मगर मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ से ऐसे कोई इरादे नहीं है, वो इसको खींचने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और हो सकता है एक आध और भी अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए अगर स्पीकर साहब जो है वो आइन का के मुताबिक फैसले नहीं करते तो। मगर सोफा जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है वो ऐसे ही है कि आपने देखा कि कोई 160 के करीब ऑपोजिशन के लोग आज पहुंचे हुए थे और गवर्नमेंट के लोग कोई 100 के करीब थे। मगर ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी और गवर्नमेंट बड़ी मायूस लग रही थी, गवर्नमेंट के लोग। यहाँ तक कि एक आध नारा लगाने की कोशिश की इमरान खान साहब के हक में, खातून में, तो पीटीआई के जो लोग थे वहां उन्होंने खास उसको सपोर्ट नहीं किया, चुप की। उन्होंने खास जज्बे का इजहार नहीं किया उसके ऊपर। सरताज गुल साहिबा ने मेरा ख्याल है कुछ नारे लगाने की कोशिश की थी इमरान खान साहब के हक में। तो इसलिए तो नजर जो आ रहा है, बॉडी लैंग्वेज इस वक्त ऑपोजिशन की बड़ी कॉन्फिडेंट है और गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज और एमएनएस की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमजोर नजर आ रही है। ये तो होगी जो नजर आ रहा है। अब पीछे की जो खबरें हैं वो तो चिड़िया की खबरें। तो आप जरा तैयार हो जाएं चिड़िया की खबरों के लिए। जी तैयार है बिल्कुल रजा? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तुसी जिन्नियां निच्छा शीशा मार रही ने मार लो उड़े। आगे और भी नीचे आने वाले अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कान बंद कर लूंगा। नहीं नहीं, कान ना बंद करे, कान खुले रखे। ये मैं इमरान खान नहीं हूँ कि झूठे सरप्राइजेस दूं। मैं आपको असली बात बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, चले। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि कोई सरप्राइज नहीं है खान साहब के पास, ड्रामा है सारा। ठीक। ये मैं आपको, अगर आपका ख्याल था कि पता नहीं कोई बहुत शॉकिंग डिस्क्लोजर करने वाले हैं और जिसके साथ
ऑपोजिशन उड़ जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर न्यूट्रलिटी छोड़ के इनके साथ आ जाएगी, और खान साहब जो हैं सफेद घोड़े पे चढ़ के और नए पहाड़ों की तरफ चल जाएंगे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, फतह करने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ये ड्रामा कर रहे थे सिर्फ इसलिए ताकि लोग वहां पहुंचे। खान साहब के पास कोई नया पैगाम, कोई शौक, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लोग कहते थे कि शायद कोई नोटिफिकेशन की बात करें, शायद कोई डी नोटिफिकेशन की बात करें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और दो हाथ से ताली बजती है, खान साहब भी ताली बजाने के मूड में नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट भी ताली बजाने के मूड में नहीं है। मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि सोलंकी साहब शायद इससे कुछ इजाफा भी करना चाहें। मेरी इतला के मुताबिक खान साहब ने अपने दोस्त यारों को ये कह दिया है जो उनके मीडिया में है कि जी मैं तो फौज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि फौज बरकरार रहे, कोई मैं उनकी तनकीद नहीं कर रहा, और ना ही मेरा कोई इरादा है कि मैं इस किस्म की कोई नोटिफिकेशन करूं या डी नोटिफिकेशन करूं। इस किस्म की बात उन्होंने आज तस्लीम कर ली। ये आज और एंकर से उन्होंने कहा है। ये उन्होंने आज एंकर से कहा, और जाहिर है एंकर ने जाके आगे बात बढ़ा दी। अब यहाँ दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक ये कि ये जान के ये कह रहे हैं और इनके इरादे अभी भी नेक नहीं है। दूसरा ये कि इनके इरादे नेक हैं और ये बिल्कुल इस किस्म की हरकत नहीं करने जा रहे। अगर ये इस किस्म की हरकत करने जा रहे होते तो शायद ये बात छेड़ते ही ना। मगर अगर छेड़ भी दी है तो हो सकता है डिसइंफॉर्मेशन भी कर रहे हो। तो अब हम तो वही उसी बात पे जाएंगे। मगर एक बात मैं आपको कह दूं कि एक वक्त होता था कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रिएक्शन टाइम होता था वो 3 घंटे होते थे और नवाज शरीफ साहब के जमाने में, और आजकल रिएक्शन टाइम 15 मिनट से 30 मिनट्स तय पाया है। तो इससे ज्यादा मैं बात नहीं कहना चाहूंगा, आप खुद ही सारे लोग समझ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है खान साहब को भी ये पता चल गया है इस बात का कि कोई हैंकी पैंकी ना करने की कोशिश करे। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहती है और इसी वजह से खान साहब के लोग जो है वो परेशान हो गए। खान साहब के लोग इस वक्त स्ट्रैटेजी दो किस्म की है। वो ये है कि एक तो वो एलाइज की तरफ लोगों को भेज रहे हैं, लाइन लगी हुई है एलाइज की तरफ, और इसी तरीके के साथ जो डिसग्रंटल्ड एमएनएज हैं उनकी तरफ भी, उनके रिश्तेदारों की तरफ लोगों को भेज रहे हैं कि किसी तरीके से इनको वापस बुला लिया जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दूसरी तरफ आपने देखा कितना पैथेटिक किस्म का स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि जी असेंबली के अंदर उसी दिन मंडे के रोज हम एक सदर्न पंजाब की प्रॉमिस की बात भी करेंगे और कोई बिल लाएंगे तो इससे आपको समझ आनी चाहिए कि कितनी हालत इनकी खराब हुई है और नाजुक हुई है, और इनको अब पता लग गया है व्हाट द राइटिंग ऑन द वॉल इज और इसीलिए मेरा ख्याल है ऑपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि एलाइज जो हैं वो आखिरी वक्त तक ऐलान नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि इनके ऊपर इधर से दबाव आए या वहां से दबाव आए, मगर वहां फैसले हो गए कि वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। और उसके साथ क्लियर हो गई बात के डिसिडेंट एमएनए आए या ना आए, रिजाइन हो या ना हो, वोट काउंट हो या ना काउंट हो, अपोजिशन की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पक्का है। ये मैं आपको बिल्कुल अपनी तरफ से 100% अपना एनालिसिस दे रहा हूँ आपको, बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट सॉलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड सोर्सेज। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब खान साहब के लिए वो घड़ी जो है ना वो टिक 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 शुरू हो गई है। मैं कुछ अरसे से ये कह रहा था रजा कि खान साहब को एहसास है कि ये जाके गेम कहाँ खत्म होगी, और इसीलिए उन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया था जिसके तीन चार हिस्से थे। एक एंटी अमेरिकनिज्म, एक मजहब, एक गुड एंड इवल, एक न्यूट्रलिटी है या नहीं है इनके, एंड और एंटी यूरोप, इस किस्म की वो एंटी इंडिया, ये सारी बातें उन्होंने अपने एक बयानिए में की हैं। ये उस वक्त से और जाके रूस के साथ, पुतिन के साथ जाके हाथ मिलाया। ये सारा खाता जो है ना ये एक परसोना बनाने की कोशिश है, एक लीडर बनने की कोशिश है जो कि ऑपोजिशन के अंदर बैठ के एक बयानिया बना सके और फिर जो अगली हुकूमत आएगी उसको अटैक कर सके। तो मेरा ख्याल है इनको अब एहसास हो गया है, और अब ये बातें भी जो अपने दोस्त हैं उनके साथ बातें भी ऐसी करते हैं कि मैं लड़ूंगा, मगर क्या हुआ, मैं बाहर जाके भी लड़ूंगा। तो उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि अब वक्त आ गया है शायद बाहर जाने का, तो वो ये भी कहते हैं कि मैं बाहर भी जाऊंगा तो मैं करूंगा।
तो ये मेरा मोटी मोटी बात है आपके सवाल के जवाब में कि बाहर क्या हो रहा है, और आप देख लीजिएगा मामला चलेगा। आपने तो बड़ी क्लियर बात वाजे ही कर दी सेठी साहब के इससे तो यही जो अगर मैं एक जुमले में कंक्लूड करूं तो कि द गेम इज ओवर जो आपकी इतलात है। और यकीनन उन्होंने इसीलिए अपना बयानिया भी पहले बनाया हुआ था, वो तैयारियां भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने जलसा किया, उसमें उन्होंने मजहब कार्ड ही इस्तेमाल किया फुल स्केल, जिसे कहते हैं ना थ्रू आउट। और उन्होंने कहा कि जी मैं वोटों के लिए नहीं कर रहा, मैं नेक हूं, मैं वो ईवल के खिलाफ खड़ा हूं वगैरह वगैरह। तो यकीनन उनको भी फिर इस बात का अंदाजा हो गया। लेकिन जी ये जो बात थी जो कि आपने आज अपने इदारिये में भी लिखी है, आपने खुद ये इस चीज का एतराफ किया कि बहुत सारे जर्नलिस्ट का ये कहना था कि शायद उनकी कोई बातचीत बैकडोर हो रही है, कोई सेटलमेंट हो जाए अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, ट्रांसफर्स के ऊपर, एक्सटेंशंस के ऊपर। तो ये अब आपकी बात अगर मैं समझाऊं सही, तो ये आप बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं इसको। मैंने इदारे में भी इसको रूल आउट कर दिया था कि ये बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, एक दूसरे के दरमियान बहुत ट्रस्ट डिफिसिट है। और मैंने कहा था ये लोग कह रहे हैं, मगर मेरा इशारा ये था कि ये एक लास्ट डिच एफर्ट है कि किसी तरीके के साथ कुछ बातचीत चल जाए, या और ये जो इस वक्त एक वन साइडेड नैरेटिव बन रही है उसको साबोटाज किया जाए। तो ये लोग बातें कर रहे हैं, ये इनकी हमदर्दी जो है वो इमरान खान साहब के साथ है ओपनली, और इसीलिए इस किस्म की वो बात कर रहे हैं कि जी बातें चल रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं। इनफैक्ट मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये बात डिस्कस भी हुई है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और ये बिल्कुल ना मुमकिन नहीं है, ना ही हम इंटरेस्टेड हैं कि हम कोई रोल अदा करें इनके दरमियान, क्योंकि हमें एहसास है इस बात का कि हमारी लैक ऑफ ट्रस्ट विद इमरान खान साहब अब पूरा हो गया है। ना इमरान खान साहब हमें ट्रस्ट करते हैं, ना हम उनको ट्रस्ट करते हैं, और जो अपोजिशन है वो तो पहले से ही हमारे बारे में शक रखती थी, और हम भी, इसलिए बेहतर यही है हम बाहर ही रहें। और उन्होंने ये सारी साइड्स की तो ये पैगाम चला गया है कि हम कोई साइड्स नहीं लेंगे, आपने अपने फैसले करने हैं तो करने। अब क्योंकि पहले ये खान साहब की साइड ले रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि भाई अब खान साहब अपने पाँव पे खड़े हो, आपने 3 साल सियासत नहीं की, अब सियासत करनी है तो सियासत सीखो। सियासत कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि चौरी शुजात को मिलने चले जाते हैं और चाय पी के आ जाते हैं, और ये यहाँ तक कोई बात नहीं करते कि मैं आया हूँ आपका वोट मांगने के लिए। इतनी तो एरोगेंस है खान साहब। इन्होंने तो आज तक कभी सियासत नहीं की। इन्होंने सोचा कि चीफ मिनिस्ट्री केपी की भी अगर मुझे मिल जाए, जो कि इनके हाथ में थी, तो मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूंगा। इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, लेन देन के अंदर, पॉलिटिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और ये समझते हैं कि ये एक अथॉरिटेरियन रूलर की तरह राइट एट द टॉप बन के ये चला सकते हैं। और इनका ख्याल था कि ये एस्टैब्लिशमेंट मेरी है, ये कहाँ जाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के ने अपने तल्लकात अपोजिशन के साथ बिल्कुल खत्म किए हुए, और अपोजिशन भी उनको ट्रस्ट नहीं करती। इनको इस बात का एहसास नहीं था कि एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट इनको लाई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई डिलीवरी हो, करप्शन ना हो और डिलीवरी हो। पहले वो देखते थे डिलीवरी होती थी, मगर उनका ये ख्याल था कि करप्शन हो रही है। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो डिलीवरी भी नहीं है और करप्शन भी चल रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिड का, अब ये नहीं चल रहा। ये फैसला हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एहसास हो गया एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि ये हमारा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा, अब हमें वापस ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा। और इन द मीनवाइल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है शायद यही बेहतर है, और ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो इसलिए खान साहब को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है सियासी तौर पे, जो उनको ना एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कुछ पता था, तो ना ही ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के बारे में पता था, ना उनको हुकूमत चलाने के बारे में पता था, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में पता था। उनका ये ख्याल था कि मैं जैसे क्रिकेट का कप्तान हूँ, जो कहता था वो हो जाता था, और बस जो वो मेरे मोहरे थे वो चलते रहते थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप उस वक्त तो जिसको चाहते थे उसको सिलेक्ट कर लेते थे, जिसको चाहते थे खिला लेते थे, और दे हैड नो चॉइस, नहीं तो वो निकल जाते थे बाहर। यहाँ सिचुएशन फर्क है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट व्हाट यू वांट, एंड पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, नॉट व्हाट यू वांट। गिव एंड टेक, ये होता है पॉलिटिक्स। और स्पेशली जब आपके पास मैंडेट भी नहीं है, आप सेलेक्ट होके आए हैं, आप डिपेंडेंट हैं ऑन एलाइज, आप डिपेंडेंट हैं ऑन दोज एमएनएस जो कि अपनी हमदर्दियां छोड़ के, इंडिपेंडेंस छोड़ के आपके पास आए थे, कुछ लेने आए थे आपसे। और उस वक्त आप मुझे कहते थे कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं,
अब आपको पता चल गया है कि फरिश्ते सियासत में होते ही नहीं है, ना आप फरिश्ते हैं, ना सियासत में होते हैं, ना आपके पास है कोई फरिश्ते और ना ही किसी के पास है, और इन्हीं के साथ काम चलाना पड़ता है। और ये भी आपकी गलतफहमी है कि आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सारी उम्र के लिए एक ही जगह पे खड़ी रहती है। एस्टैब्लिशमेंट के परमानेंट इंटरेस्ट हैं, आपके आते जाते इंटरेस्ट हैं। वो अपने परमानेंट इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे एक रियासत अपने परमानेंट इंटरेस्ट के साथ दूसरी रियासतों के साथ बात करती है, इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट आपके सियासतदानों के साथ एक परमानेंट इंटरेस्ट के बेस के ऊपर बात करती है। जब आप उस खाते में नहीं होते तो आप अपने पाँव पे खड़े हो और सर्वाइव करने की कोशिश करें, जहां आज हम पहुंच गए। जी सेठी साहब, आज जो खान साहब ने एंकर्स से कोई तकरीबन 2 घंटे के करीब जो गुफ्तगू की है, और वो एंकर्स जिनमें अक्सरियत उनके अपने मनपसंद या चहीते एंकर्स थे, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि मुझे कोई परवाह नहीं है, हुकूमत जाती है तो जाए, मैंने कोई पैसे नहीं खर्च करने। इसका मतलब ये है कि दूसरे पैसे खर्च करके ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये कि कोई बात नहीं, मुझे निकाल दे, मैं 6 महीने के बाद दोबारा आ जाऊंगा अवाम मेरे साथ। तो अच्छा, अब अर्ज ये है कि 6 महीने में वो आपने क्या ही दिया, तो 6 महीने में ये अवाम के पास क्या, ये पता, इनको पता नहीं होगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये इनकी गलत फहमी है, अगर इनका ख्याल है कि अगली इलेक्शन में ये अवाम इनको सपोर्ट करेगी। ये तो आज तक हुआ नहीं, किसी को निकाला और उसी को अगली इलेक्शन में इलेक्ट कर लिया हो। अवाम बड़ी शऊर है उसके अंदर, अवाम को पता है कि ये किस तरीके से ये जा रहे हैं, तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। जब नवाज शरीफ को निकाला जाता था तो बेनजीर को वोट पड़ता था, जब बेनजीर को निकाला जाता था तो नवाज शरीफ को वोट ऐसा ही। और ऐसे ही चलता रहा। तो जब उन दोनों को निकाला गया तो खान साहब को वोट दिलवा दिया गया, हालांकि उनके अपने वोट बहुत थे। और अब इनको, अब ये जब जा रहे हैं, निकाला तो नहीं जा रहा, ये अब अपने पाँव भी नहीं खड़े हो रहे। पहले तो वो अपने, उनको निकाला जाता था, इनको निकाला नहीं जा रहा, इनको कहा जा रहा है अपने पाँव पे खड़े हो। और वो पाँव पे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि सीखा ही नहीं सियासी कदम उठाना या सियासी वॉक करना, जिन्होंने आज तक सीखा नहीं। इनके जलसे भी करवाते रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट करवाती रही है, और इनके लोग भी इनको जो दिलवाए हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट दिलवाती रही है। तो इसमें तो कोई छुपी हुई बात है नहीं, ये तो अब एस्टैब्लिश है सारा कुछ। इसलिए इनको अब लाहौर का तकलीफ हो रही जलसा, है। हाँ, एनएस लाहौर साहब, का जलसा 2011 में, बिल्कुल। जो कि बड़ा कोई रेवोल्यूशन आ गई थी। आप जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं कि कौन कौन उसके पीछे था और किसने मुझे कितनी कुर्सियां रजा, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है किस किस ने कितने पैसे दिए थे और उनका ताल्लुक किस किस के साथ था। तो रहने देना इन बातों को, जब मैं किताब लिखूंगा तो उसके अंदर फिर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे। मगर अब बात यह है कि ये 6 महीने की जो बात कर रहे हैं अपने सोलंकी साहब जी और जी, खान साहब के, ये सोच रहे हैं, मेरा ख्याल 6 महीने की इंतजार ना करें, सिर्फ 48 घंटे की इंतजार कर लें। 48 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। 48 घंटे इतवार तक जाएंगे ना, तो उसके बाद तो 72 घंटे शुरू हो जाते हैं। हाँ मगर 48 घंटे में और भी बहुत कुछ स्टोरीज आने वाली है और चीज आने वाली है। जी। हम अब उसके ब्रेकिंग न्यूज तो हम नहीं देंगे, वो स्टोरी आ जाए तो पता लगेगा। और खान साहब के ऊपर अब बहुत सी स्टोरीज आएंगी और आप देखिएगा क्या होता है और क्या क्या लोगों को पता चलेगा कि होता क्या है। मैं जी आपको बताऊं कि आज इनके पंजाब हुकूमत में पीटीआई के जो सोशल मीडिया के टीम इन्होंने बनाई हुई है, वैसे तो वो मेरे ख्याल से ऑफिशियल होता जो भी हो, ट्रोल इन चीफ हैं। तो आज उन्होंने भी अंपायर के खिलाफ एक ट्वीट की और फिर डिलीट कर दी। तो अभी मैं वो लोग, आपको पता है आजकल स्क्रीनशॉट्स सेव कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी अंपायर ही ले बैठे हैं पाकिस्तान को, एंड वाह। देन दिस वाज डिलीटेड। दोपहर में ट्वीट हुई और फिर चली गई। तो ये भी एक बड़ा मसला हुआ था कि पहले तो आपको पता ना, वो एफआईए को उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जी एंटी इंस्टीट्यूशंस ट्वीट्स हो रही हैं, उनकी कार्रवाई करें। अच्छा, इनके अपने लोग खुद लगे हुए थे, अब उनको डायरेक्शन आ गई कि ये ना करो। मेरे ख्याल से बेटर सेंस इज प्रिवेलिंग के मुस्तकबिल में कोई काम बन सकता है, तो इसलिए अनॉय ना करो इंस्टीट्यूशन को। देखिए, मैं रजा आपको बताऊं, पहले इंस्ट्रक्शन ये आई थी कि अटैक द हेडक्वार्टर्स, उनको प्रेशर में लेके आए, और वो आपने कैंपेन देखी। बिल्कुल। ठीक, फिर जब पैगाम चला गया कि हम आप जो मर्जी कर लें, हमारे अंदर कोई डिवीजन नहीं है, हम न्यूट्रली रहेंगे, और जब ये एहसास हुआ कि ओहो ये तो अब कुछ गले पड़ने वाली है, तो फिर ये मेरा ख्याल है हिदायत आई है कि वो ख्याल करो अपना, असी हूं तो नहीं बचा सकते। तो अब ये डिलीट होनी शुरू हो गई है। ये इज नॉट द ओनली ट्वीट दैट हैज बीन डिलीटेड।
एक आध और भी ट्वीट है, बट लेट्स नॉट गो देयर, let's not लोग go जानते there. हैं, लेट्स नॉट गो देयर, और भी हाँ। ट्वीट्स डिलीट हो रही हैं। और तो इसलिए अब देखना ये है कि देखिए जी, हमने तो कभी ऐसी कोई ट्वीट की नहीं थी जिसकी डिलीट करने की जरूरत पड़ी हो। मगर यहाँ तो सूरत हाल ये है कि बहुत सी ट्वीट्स डिलीट करनी पड़ रही है इनको। तो अब तो ऐसी है सूरत हाल। तो जब मैं कहता रह गया कि हवा जब बदलेगी तो बलून की तरह, जैसे बलून के अंदर हवा आती है और बलून भरता जाता है, जब पिन लगता है तो हवा निकलती है, तो इतनी तेजी से निकलती है कि एहसास ही नहीं होता कि पहले हम कहाँ थे और अब कहाँ है। तो वही हाँ, होना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सेठी साहब, मैंने ये भी आपसे कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमने पहले तो आपने मुख्तसर बात की, जाहिर बात है वो भी एक केस अभी टाइम वाइज वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो क्या फैसला करते हैं और किस तरफ जाते हैं। तो जो है उसके बारे में आपकी क्या असेसमेंट है? और जो आपने एक और जुमला कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में शायद और भी मामला जाएं, तो मैं चाहूंगा जरा उसकी भी वजाहत करें आप। देखिए, मामला तो बहुत से जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है अब कि खान साहब ने क्या फैसला किया है, कितनी डिले करनी है, और उस डिले के साथ कोई फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि देखिए अब बातें शुरू हो गई है ना स्पीकर के बारे में, कि जी आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि असद कैसर साहब को शायद इस बात का एहसास है। वो अंग्रेजी का क्या मुहावरा है सुरंगी साहब, कि थ्रो यू अंडर द बस, हाँ जी, वो कुछ थ्रोइंग है। यू। हाँ जी जी। हाँ अभी आपने देखा नहीं क्या हो रहा है? अभी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर बिल्कुल 11 अकाउंट्स बाबर साहब ने रिवील किए, जिसके अंदर बहुत अहम शख्सियात हैं जिनके नाम पे वो अकाउंट्स चल रहे थे। अरबों रुपए उसके अंदर आए और गायब हो गए। और वो अकाउंट्स हैं जो कि इन्होंने डिक्लेयर पहले नहीं किए थे, और फिर स्टेट बैंक से जब इंफॉर्मेशन मिली तो डिक्लेयर करने पड़ गए। और उसमें से फिर ये पता चला कि वो पीटीआई अकाउंट्स चला कौन रहा था, और उनमें से एक असद कैसर साहब भी थे जो चला रहे थे, एक अकाउंट उनके नाम पे था। और अब शाह हुआ यह है फरमान कि भी थे, इमरान इस्माइल भी थे, जी, और महमूद भी रशीद भी लोग थे, थे। जी बिल्कुल। कमर अली तो अब खान भी अर्ज थे। ये है कि बिल्कुल, अब अर्ज ये है कि खान साहब ने ये फैसला किया है कि ये कह दिया जाए हमारे अकाउंट्स ही नहीं थे, हमें तो पता नहीं कौन चला रहा था। तो उन्होंने ये सब लोगों को डिसोन कर दिया है, इज थ्रोन देम अंडर द बस एंड सेड मेरा तो कोई तल्लुक ही नहीं है इनके साथ, ना इन अकाउंट्स के साथ। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो इनसे पूछे कि कहाँ से पैसे आए और कहाँ गए, इनको पकड़े। तो अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आने वाला है कि इनकी भी पूछ पूछ होगी। खान साहब तो बात से इधर अलग हो गए, मुझे पता ही नहीं है जी ये कौन है। सारी पार्टी के ओहदे सीनियर लोग जो हैं वो अकाउंट चला रहे थे और पैसे गायब हुए हैं, अरबों रुपए। और खान साहब आज कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, वी डिसोन दीज पीपल, वी डिसोन दीज अकाउंट्स, ये हमारे है ही नहीं। तो अब ये है कि अगर इनके नहीं है पीटीआई के, तो फिर अगर इनके हैं जो लोग इनको ऑपरेट कर रहे थे, तो फिर ये एक्सप्लेन करें एफबीआर को कि ये पैसे आए कहाँ से और कैसे आए और कहाँ गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इलेक्शन कमीशन को। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। और खान साहब की आदत है कि वो अपने दोस्तों को अंडर द बस फेंक देते हैं जब उनको वक्त आता है। जहांगीर तरीन देख लें, जुल्फी बुखारी देख लें, ऑन देख लें, मतलब आप नाम लेते जाएं, और वो लोगों को बस के अंदर फेंक के अलग हो जाते हैं। और आगे भी ऐसे ही होने वाला है, और भी बड़े लोगों को वो अंडर द बस फेंकेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए। जी मैं बिल्कुल फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ और पेशेंट गोइयां कर रहा हूँ। मेरी तो उम्मीद है कि खान साहब कुछ सीखे, बाहर आए और अपने पांव पे खड़े होकर एक सियासतदान बने। हाँ, रेडिकल सियासत करे, मगर सियासतदान बने, लोगों को साथ लेके चले, अलायंसेस बनाए और सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करे, गवर्नमेंट चला के दिखाए हमें। ये क्या बात हुई, ऊपर से आए हेलीकॉप्टर के जरिए और आके इस्लामाबाद बैठ गए, और फिर बनी गाला से दफ्तर भी हेलीकॉप्टर में आना और हेलीकॉप्टर में जाना। आपको क्या पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि आपने ये काबीना हर रोज बुला लेते थे, अब 1 महीने से आपने काबीना भी नहीं बुलाई। और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, आजकल जो आप फैसले कर रहे हैं, आजकल अगर कोई एग्जीक्यूटिव फैसले कर रहे हैं, वो सारे के सारे कानून के खिलाफ हैं। बिकॉज किसी के फैसले जो आप अनाउंस कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ, उनमें काबीना से आपने परमिशन नहीं ली है। अब ऑल डिसीजंस हैव टू बी एंडोर्स्ड बाय दी काबीना। 1 माह से आपने काबीना बुलाई नहीं, इसका ये मतलब है जो भी आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कर रहे हैं इस वक्त, टेक्निकली दे डोंट हैव द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। तो ये बड़ी चीजें अब आगे आने वाली है, और इनको इस बात का एहसास होना चाहिए हाउ टू रन गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, वो एहसास मेरे ख्याल से वो होगा। हम तो यही कोशिश करते रहे हैं। मैंने तो खुद ये समझता हूँ कि 2013 से
इनके पास बड़ा नादिर मौका था कि सियासत, जैसे आपने कहा, आज के सियासत सीखते, ये जो निगोसिएशन होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना होता है, लेकिन वो पूरे 4-5 साल उन्होंने लगाए धरना अपॉन धरना, पता नहीं कितने 3-4 धरने किए। उसके बाद जब पावर में आए तब भी वो उनका एटीट्यूड वही था। तो ये इन्होंने खुद एक दिहाई जाया कर दी है खान साहब ने। अगर आप देखा जाए ना, वो कहते हैं मैंने बड़ी जद्दोजहद की है 22 साल और पता नहीं क्या क्या, वो जो बयानिया बनाया हुआ है, आधा तो उन्होंने वेस्ट कर दिया, उसमें सियासत की नहीं है, वो तो बिल्कुल ही एक अलग रविश है। लेकिन कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट, एनएस, ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट इसको तय कर लेगी विद इन द टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड? ये भी एक मसला है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, और मेरा नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जी ये डिले का टैक्टिक भी हो सकता है, शायद गवर्नमेंट की भी ये इंटेंशन होगी। देखिए देखिए, अगर अगर डिलेइंग टैक्टिक्स है तो इसके दो, पहली बात यह है कि मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा है कि जी इसका जो तल्लुक है ये हमारी रेफरेंस का, ये इस आजकल के हालात के लिए साथ नहीं है, इसका फ्यूचर के साथ भी तल्लुक है। मेरा ख्याल है ये मिसरीडिंग है ऑफ व्हाट द अटॉर्नी जनरल मेंट। उनका मतलब ये है कि जिस तरीके से हालात आगे बन रहे हैं इसका तल्लुक उसके साथ आएगा। तो बेहतर यही है कि आप हमें डायरेक्शंस दे दें, ये ना हो कि हम कोई ऐसी चीज करें जो कि आपके पास वापस आ जाए और आप उसको बाहर फेंक दें और हमारे ऊपर कोई इल्जाम भी लगा दें कि आपने कोई गैर आईनी बात की। इसलिए ये रेफरेंस फाइल किया जा रहा है। तो ये मतलब नहीं है कि जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो अब की जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसको अप्लाई नहीं करेंगे। अलबत्ता ये सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया कि जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो इश्यू है ये चले, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जो लोग हैं उनको जाने देना चाहिए वोट कर डालने के लिए, और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और उनका वोट जो है वो काउंट होगा। ये दो बातें जो है ये वाजे हो गई हैं रिमार्क्स ऑफ द चीफ जस्टिस और जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है। जो बात तय होने वाली है, जिसके ऊपर वो खुद कह रहे हैं कि जो बात तय होनी है वो ये होनी है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है या डी सीटिंग है। डी सीटिंग से मुराद यही होगा कि आप इस पार्लियामेंट के अंदर अपनी सीट छोड़ देंगे और आपको फिर से इलेक्शन लड़नी पड़ेगी, या बाई इलेक्शन में आपको लड़नी पड़ेगी। इस वक्त आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। और डी 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 क्वालिफिकेशन से, डिस्क्वालिफिकेशन से मुराद ये ली जाती है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, फॉर लाइफ, बिकॉज उसका ताल्लुक जो है वो किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज के साथ है जिसका ताल्लुक आर्टिकल 63 मेरा ख्याल है जो एफ है या जी है, जिसके बारे में वो है कि आप अच्छे मुसलमान हैं कि नहीं, झूठ बोलते हैं कि नहीं, सो ऑन। तो अब ये देखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों पे अभी तो फैसला करना है। और जो इस वक्त जो कंसेंसस ओपिनियन है रजा, जिसको मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी के साथ इग्नोर कर सकता है। मैंने एक भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी वकील से नहीं ये सुना जो मौकफ हुकूमत ले रही है, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने। हर इंडिपेंडेंट वकील जिससे मैंने बात की है और मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, आई वांटेड टू बी श्योर कि इस पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सारे वकील जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, वो ये एक ही बात कहते हैं बड़ी क्लियर है, डी सीट का मतलब ये है कि यू लूज योर सीट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जी। और आपको वोट जाने और जाके वोट डालने की इजाजत है। और यहाँ तक वो कहते हैं कि इसका ये ऑटोमेटिकली आप डी सीट नहीं हो जाते, ये आप एक पूरा प्रोसेस है डी सीट होने का। ये नहीं है कि जी आपको रातों रात डी सीट कर दिया नेशनल असेंबली स्पीकर ने। वो पूरा प्रोसेस है जो कि लिखा हुआ है आइन के अंदर कि जी पहले आपको शो कॉज नोटिस होगा। इन्होंने तो शो कॉज नोटिस पहले दे दिए और उनकी मेरा ख्याल अब टाइम भी खत्म हो गया है। और हालांकि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, वोट नहीं डाला, और उससे पहले इन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया कि आप आए और ये करें वो। बहरहाल जब वोट डालेंगे तो उसके बाद शो कॉज नोटिस जाएगा कि आपने ये क्यों पार्टी के खिलाफ किया। वो अपना मौकफ आके पेश करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आता उनका मौकफ तो आप कहेंगे सॉरी, आई रिजेक्टेड। और अगर आपको एक्सेप्ट होता है तो आप उनको माफ कर देंगे, क्योंकि खान साहब ने पहले ये किया है। सेनेट के इलेक्शंस के अंदर 3-4 लोग थे जिन्होंने जाके वोट डाल दिया था, क्रॉस कर दिया था, उन्होंने 1-2 को माफ कर दिया था और वापस ले लिया था, 1-2 को तो जाओ। तो ये बिल्कुल ये खान साहब मे डी सीट तक, नॉट शैल डी सीट तक। शैल से मुराद ये कोई चारा नहीं है डी सीट होगा, मे का ये मतलब है मे डी सीट तक। अगर वो डी सीट होते तो वो फिर केस जाएगा, स्पीकर जो है वो
भेजेगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन 1 महीना पूरी तफ्तीश करेगा, बुलाएगा, पूछेगा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ज़मीर था, क्या नहीं था, उनकी बात सुन के अपना फैसला देगा। अगर उनके हक में देता है तो खत्म होगी बात, वो रहेंगे। अगर उनके खिलाफ देता है तो फिर वो अपील कर सकते हैं उस फैसले के टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 90 दिन है सुप्रीम कोर्ट के पास। 30 डेज हैं इलेक्शन कमीशन के पास फैसला देने में, 90 दिन है सुप्रीम कोर्ट के पास कि उसके अंदर अंदर उन्होंने अपना फैसला उस रिव्यू पे देना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबको पता है इस बात का, और ये धमकियां शमकियां चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो क्लियर है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि ये इस वक्त एक कंसेंसस है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं नहीं समझता कि जजेस इस किस्म के मूड में है कि वो जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, इस सिचुएशन में कोई कंट्रोवर्शियल फैसला करें जिसके साथ ऐसे लगे कि वो उनकी टिल्ट जो है वो नया कानून बनाने जा रहे हैं आइन के अंदर, जो कि जुडिशरी का हक नहीं है, वो पार्लियामेंट का हक है। आपको याद होगा, ये भी कह सकते हैं कि हमारे मुताबिक ये है, डी सीट का ये मतलब है कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है और वोट काउंट होगा। मगर अगर आप चाहते हैं, पार्लियामेंट चाहती है कि इसको डिस्क्वालिफिकेशन ट्रीट किया जाए, तो कानून बदले, अमेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन को तो कर ले। मगर इस वक्त जो लिखा हुआ है वो ये है, खा ये कि मॉरली ये है और मॉरली वो है और ये है और बेहतर ये है और बेहतर वो है और हॉर्स राइडिंग नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह। मगर आइन जिस वक्त जो कहती है वो ये कहती है, और अगर आपने इसको तब्दील करना है तो जाइए जाके कर लीजिए, हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। वाह, ओके ओके जी। तो सेठी साहब, फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बहुत बड़ी रुकावट एज सच नहीं जो है आने वाली, जो कि एक बहुत अहम, अब ये चूंकि मामला वहां चला गया है, हमने पहले भी यहाँ पे लॉयर्स वगैरह से भी बात की, उनका भी कहना था कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। वैसे तो ये तो सिर्फ ओपिनियन मांगा जाता है कोर्ट का, कोई बाइंडिंग जरूरी नहीं कि ये होता है। लेकिन बहरहाल इट सीम्स दैट ये कोई इतना बड़ा हर्डल नहीं होगा। इज दैट राइट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखिए ये हर्डल उस वक्त हो सकता अगर हवा सियासी एक तरफ से खान साहब के हक में जा रही होती, पब्लिक ओपिनियन उनके हक में जा रहा होता, एस्टेब्लिशमेंट उनके हक में बैठी होती। जजेस जो है फिर वो सारा कुछ देखते हैं ना यार, ऐसे तो नहीं